वो औरत आज भी तुम्हें याद करके तड़पती है, उसने कहा, और मुझे महसूस हुआ कि उसके सामने अपने जारहाना तेवर ज्यादा देर तक मैं बरकरार नहीं रख सकूंगा। तोकीर के बरक्स से उसकी शख्सियत बहुत बारोब और कशिश अंगेज थी। लाइट्स कॉटेज में क्या खेल हो रहा है? वेटर को कॉफी का ऑर्डर देने के बाद मैंने मतलब की बात छेड़ दी। कुछ हो जरूर रहा है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल लायक नहीं। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, वहां मुझे इतनी खतीर रकम मिलती है कि मैं गैर मुतल्लिका मामलात में टांग अड़ाने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो पिछले 2-4 रोज ही में हुआ है। उससे पहले वहां कभी कोई गड़बड़ सुनने या देखने में नहीं आई। और वहां बास कौन कहलाता है? तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है। उसने तजस्सुस समेत लहजे में कहा, बास का नाम लिया है तो ये भी जानते होगे कि उससे कोई वाकिफ नहीं, फिर भी वो जो कोई है अंदर ही का आदमी हो सकता है। मैंने ताई तलब लहजे में कहा, लाइट्स कॉटेज एक सर फिरे गैर मुल्की की जागीर है। वहां रहने और काम करने वालों का आम ख्याल है कि जिमी लाइट अपने शौक और खपत की खातिर उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा कर रहा है। वहां बदतरीन हालात से निपटने के लिए बेहतरीन अफराद मुलाजिम रखे गए, लेकिन पिछले चंद दिन के इस्तिस्ना के अलावा कभी उन्हें खुले बंदूक इस्तेमाल नहीं किया गया। बास जो भी हो, लोग उसका हुक्म बजा लाते, उसका खोज लगाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन शुबहात तो पाए जाते होंगे उसके बारे में। कितनी बात है, लेकिन लोग एक दूसरे से उसका इज़हार भी करते हुए डरते हैं कि कहीं शाहाना नौकरी से जवाब न मिल जाए। उसने कहा, फिर चौंक कर सवाल किया, लेकिन तुम इन मामलात में इस कदर क्यों उलझ गए हो? मैं कुछ कहे बगैर उसकी आंखों में झांकता रहा। वो या तो बहुत जबरदस्त अदाकार था या फिर सच ही बोल रहा था, क्योंकि उसके लबो लहजे में मुझे भरपूर सच्चाई रची हुई महसूस हुई थी। मैं इन मामलात में गले गले तक मुलव्विस हूं तस्वीर साहब, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। जब तक मुझे अपने हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सकूंगा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसने पुरखुलूस लहजे में कहा, तुम्हें मेरी तलाश किस लिए थी? सिर्फ बड़ी माँ के लिए। बाप के साय से महरूमी के बाद मैंने कभी उनके किसी हुक्म से सरताबी नहीं की, हर ख्वाहिश को हुक्म तस्वुर किया है। रमजान चचा पर तशद्दुद क्यों किया गया था? मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं कि मुझे किसी तशद्दुद का इल्म नहीं। एक मरतबा उससे मुलाकात जरूर हुई थी और उसने तुम्हारे बारे में बताया था, और मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया था कि तुम्हारा पता चले तो खामोशी से मुझे खबर करते। मैं अचानक बड़ी माँ को तुम्हारे सामने लाना चाहता था, और उसके लिए तुमने रमजान चाचा को 10,000 की रिश्वत भी दी थी। उसका लबो लहजे में सच्चाई की बू महसूस करने के बावजूद मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया, इस दौर में दूसरों की तरह मैं भी बहुत खुदगर्ज हूँ। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, लेकिन वो बड़ी माँ की एक हसरत का मामला था। मैं साहिब हैसियत था और रमजान चाचा एक अयालदार गरीब आदमी, लिहाजा मैंने खलूस दिल से उसकी माली आनत की नीयत से वो रकम उसे दी थी। हो सकता है कि वो उसे मेरी किसी बदनीयती की कीमत ही समझाओ, क्योंकि पुराने मोहल्ले को खैरबाद कहने तक हम दोनों भाइयों की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। मोहल्ले की शुरफा भी हमसे दूर ही रहने की कोशिश करते थे। तुगीर कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर सवाल किया। कनाडा के शहर अटावा में मुद्दत से मुकीम है। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यकीन ना हो तो मैं फोन नंबर तुम्हें देता हूँ, अभी उससे बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। बातें यगे बार दीगरे साफ होती जा रही थी, और अगर मेरी अकल पर पर्दे नहीं पड़ गए थे तो बज़ाहिर वो सच बोल रहा था। उसका हर लफ्ज मेरे क़यासात की बुनियादों को हिलाए दे रहा था। फिर कराची में मुझसे तुगीर के रूप में मिलने वाला कौन था? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। फिर वही बात आ जाती कि हमारे दरमियान में कोई ऐसा शख्स आया हुआ है जो तुम्हारी गलतफहमियों का रुख हमारी तरफ मुंतकिल करने पर तुला हुआ है। तुगीर की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? घर चलो, एक नहीं 10 दिखा दूंगा। हम दोनों की बड़ी माँ के साथ बेशुमार तस्वीरें हैं, तुम्हारी भी बचपन की 2-4 मौजूद होगी। उन्हीं में से तुम अंदाजा लगा लोगे कि तुमसे मिलने वाला कौन था, तुगीर या कोई फरेबी। लेकिन एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के MD तो तुम ही हो। मैंने अचानक इस सवाल किया। सिर्फ कागजात की हद तक, अमली मामलात से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ का सारा काम नसीर खान चलाता है, लेकिन तुम लाइट कॉटेज में नौकरी के साथ वहाँ कैसे मुलव्विस हो? मैंने तीखे लहजे में चुपता हुआ सवाल किया। इसका मुझे कोई इजाफी मुआवजा नहीं मिलता। मुलाजिम रखने वाला जहाँ जो काम चाहे ले सकता है। वो जिम्मेदारी मैंने बास के हुक्म पर ही संभाली थी, जो सिर्फ कागजात तक महदूद है। कभी कभार बहादुर खान कागजात लेकर आता है और मुझसे दस्तखत करवा कर ले जाता है। मुझे तो आज तक यही मालूम नहीं हो सका फर्म क्या काम करती है। चंद रोज पहले अखबारात में पढ़ा था कि उसे भी आग लगा दी गई। मलबे से एक मसकशुदा लाश बरामद हुई थी। वो बहादुर खान था। मेरे इंकशाफ पर उसकी आंखें हैरत से कुशादा होगी। नसीर खान समेत दफ्तर के मुलाजमीन में से किसी ने फर्म के मालिक को नहीं देखा था। बस बहादुर खान रोजाना चोरी छुपे डाक और जरूरी कागजात निकाल लाता था। यह तो बिल्कुल वही तरीकाकार था जो लाइट्स कॉटेज में राइज है। लेकिन बहादुर खान को मारने वाला कौन था? वही रहा होगा जिसने दफ्तर को आग लगाई थी। मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन ये इतला तुम्हारे लिए दिलचस्पी का बायस होगी। एशियन सिंडिकेट हेरोइन की गैर कानूनी बरामद में मुलव्विस थी। तुम मुझे पागल कर दोगे, वो थकी हुई आवाज में बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये सब मालूमात किन जराए से हासिल हुई। मेरे साथ बहुत से लोग काम करते हैं। ये मालूमात उन ही की
महीनों की मेहनत का नतीजा है। इस दौरान कराची में नाम निहाद तुकीर ने नमूदार होकर कुछ ऐसी हरकत की कि मेरे तमाम तर शुबहात का रुख तुम्हारी तरफ हो गया। मैं बिला वजह ही तुमसे बदजन नहीं था। बात समझ में आती है, वो सर हिलाकर बोला। इन हालात में लायर्स कॉटेज में मेरी मौजूदगी तुम्हारे शुबहात को तकवीत देने के लिए काफी थी, लेकिन समझ में नहीं आता कोई शख्स हमारे दरमियान गलतफहमियां फैलाकर मकसद हासिल करना चाहता है तो वो मकसद क्या हो सकता है। वो सिर्फ मेरे शुबहात का रुख अपनी जात से हटाना चाहता था। ये इत्तफाकात की बात है कि इस संबंध में उसे तुम्हारी मजबूत साथ का सहारा मिल गया। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि उस दौरान में तुम्हारी निगरानी भी होती रही है। ये किस बिना पर कह रहे हो? उसने चौंक कर सवाल किया। तुम रमजान चाचा से मिले थे और वो उसकी निगाहों में आ गया। फिर जब मैं रमजान चाचा से मिला तो मेरे जाने के बाद उसे उठवा लिया गया। मुझे जुबान तो नहीं खोली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रमजान को यही तासुर दिया गया होगा कि तशद्दुद के पस से पूछते तुम्हारा हाथ कार फरमा है। बात फिर मकसद की आ जाती। सामने की बात है, मुझे इश्तियाल दिलाकर तुम्हारे पीछे लगाना था। उस वक्त तक रमजान चाचा से मिले हुए फोन नंबर के जरिए लायर्स कॉटेज मेरी निगाह में आ चुका था। मकसद यही रहा होगा कि मैं इधर का रुख करूं और थर लिया जाऊं। निगरानी वाली बात फिर भी हल्क से नहीं उतरती। वो पुरतशवीश लहजे में बड़बड़ाया। रमजान चाचा से बगैर किसी प्रोग्राम के कचहरी के गेट पर मुलाकात हुई थी। फिर मैं उसे होटल ले गया था। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ उस वक्त कोई और भी था। सादिक था, वो याद करते हुए बोला, लेकिन उसके बारे में मैं कोई गलत बात सोच भी नहीं सकता। यही तुम्हारी भूल है। मैंने सादिक के नाम पर चौंकते हुए कहा। वाकयात की घड़ियां बिखर कर असर नो यकचा हो रही थी और तिश्ने सवालों के जवाबात भी मिलते जा रहे थे। ये सादिक वही तो नहीं है जो ऐनक लगाता है और बाई टांग पर जोर देकर चलता है? वही है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो बेतबाना लहजे में बोला। उसकी फातिहा पढ़ लो। तुम्हारी आस्तीन का सांप वही था और आज सुबह सवेरे एयरपोर्ट पर मेरे हाथों मारा जा चुका है। मैंने कहा और वो बेयकीनी के आलम में मेरा मुंह तकता रह गया। उसके इस्तफसार पर मैंने एयरपोर्ट पर सादिक से टकराव और फिर उसकी हलाकत के बारे में सारे वाकयात मनो अन दोहरा दिए और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो लायर्स कॉटेज में मेरे गहरे साथियों में से था। मेरी बात पूरी होने पर वो बोला, उसी के साथ वो सिक्योरिटी ऑफिसर का भी मुंह चढ़ा था। अब मुझे शुबा हो रहा है कि ये सारा चक्कर तफैल ही का चलाया हुआ ना हो। एशियन सिंडिकेट के कागजात लाने वाला महमूद भी अक्सर व बेशतर उसी के लिए काम किया करता था। मुझे हैरत है कि तुम्हारे जरिए मुझे घेरने की बिलवास्ता कोशिशों के बावजूद उन्होंने बराह रास्त तुमसे कोई बात नहीं की। उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। सादिक को अच्छी तरह मालूम था कि मैं बड़ी माँ की ख्वाहिश के एहतराम में हर कीमत पर तुम्हें तलाश करके उनसे मिलाना चाहता हूँ। उस समय जाती मामलात में खुलकर तबादला ख्याल किया करता था। कभी A2 का नाम सुनने का भी इत्तेफाक हुआ? मैंने उसे पूछा। क्या बला है? मेरे नजदीक तो वही बला है। मैंने काफी की प्याली खाली करते हुए कहा। उसे भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो कराची में हेरोइन की फराहमी और तकसीम के सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म रैकेट ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर लाहौर ही में है। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं तो समझ रहा था कि मेरे ही नसीब में हराम की रोजी लिखी हुई है। अगर हम में से ही कोई ये खेल खेल रहा है तो अब मुझे मोहतात रहना होगा। उसे तफक्कुर में इस लहजे में कहा। मेरा और तुम्हारा यूं मिल बैठना उसे हरगिज पसंद ना आएगा। उसने पहली बार अपनी अकल की रसाई का सबूत दिया था। सादिक मारा ही जा चुका है। ड्राइवर को कुछ इल्म नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं इस मुलाकात का किसी से जिक्र नहीं करूंगा। तुम भी अपनी जुबान बंद रखना। मैं जवाब देना ही चाहता था कि अचानक मैंने रेस्टोरेंट की दीवार में बनी हुई बड़ी सी खिड़की के सामने से एक मानूस चेहरा गुजरते देखा और बेइख्तियार अपनी नशिस्त मैंने छोड़ दी। तस्वीर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और रेस्टोरेंट से निकासी के रास्ते की तरफ हो लिया, क्योंकि वो मानूस चेहरा उसी शख्स का था जो कराची में तुकीर के नाम से मेरा मेहमान हुआ था। रेस्टोरेंट की खिड़की के सामने से गुजरते हुए वो मेरी और तस्वीर की जानिब खो रहा था। उस मौका पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। रेस्टोरेंट से बाहर आकर मैंने राहदारी से ऊपरी मंजिल के जीनों फिर पेशाब खानों तक का तवाफ का डाला, लेकिन उस शख्स का कहीं सुराग न मिल सका। चंद सेकंड की मोहलत में वो किसी छिलावे की तरह न जाने कहां तहलील हो गया था। सख्त खौफ और कबीदगी के आलम में हर तरफ की खाक छानने के बाद मैं मायूस होकर रेस्टोरेंट की तरफ वापस लौटा तो दरवाजे पर पहुंचते ही छठी हिस्स ने फरार होने का हुक्म सातिर कर दिया, क्योंकि तस्वीर की मेज पर होटल के अमले की भीड़ भाड़ नजर आ रही थी। वहां मौजूद गाहक भी अपनी निशिस्तें छोड़कर बेचैनी के साथ उस तरफ निकला थे। मैं बिला तवक्कुफ वापस हो लिया और कहीं रुके बगैर सड़क पर एक टैक्सी तक पहुंचकर दम दिया। हमारा होटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैंने बराह रास्त होटल जाने के बजाय पुरानी अनारकली की नुक्कड़ तक पहुंचने को तरजीह दी और वहां टैक्सी ड्राइवर को फारिग करने के बाद टहलता हुआ होटल की तरफ हो लिया। रास्ते में सिगरेट वगैरह खरीदता हुआ मैं होटल पहुंचा तो काउंटर पर चाबी मौजूद नहीं थी। चंद मिनट पहले आपके साथ ही ऊपर गए हैं। इस्तकबालिया काउंटर पर मौजूद खुशरू लड़की ने कीबोर्ड का जायजा लेने के बाद
खलीकाना मुस्कुराहट के साथ कहा और मैं हैरत के आलम में सीढ़ियों की तरफ हो लिया। दस्तक के जवाब में सुल्तान शाह ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला था। तुम यहाँ कैसे? मैंने अंदर दाखिल होते हुए मुतहिराना लहजे में पूछा। कहानी खत्म करके आया हूँ, उसने संजीदा लहजे में कहा। तुम तो काफी पहले चले आए थे, फिर देर कहाँ होगी? पुरानी अनारकली से टहलता हुआ आ रहा हूँ। तुम कौन सी कहानी खत्म कर रहे? मैंने उलझन महसूस करते हुए सवाल किया। तुम्हारा मेहमान भी वहां पहुंचा था। मुझे हैरत जरूर हुई थी कि तुम तस्वीर से बातें कर रहे थे और तुकीर बाहर मंडला रहा था। फिर वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे चलाया। वो शायद दानिस्ता रेस्तोरां की खिड़की के सामने से गुजरा था ताकि तुम्हें जगह छोड़कर अपने ताकुम पर मजबूर कर सके। तुम्हारे उठते ही वो मुझे जुल देकर गायब हो गया। मैं भाग चुका था कि वो किसी वजह से तस्वीर से तन्हाई में मिलना चाह रहा था। ज्यादा मैं वक्त जाया करने के बजाय रेस्तोरां की तरफ पलटा तो न जाने कहां से घूमकर अंदर पहुंच चुका था और तस्वीर के इशारे पर झुका हुआ कुछ कह रहा था। मुझे रेस्तोरां के दरवाजे पर देखते ही वो पलट कर भागा। मैं भी उसके पीछे लपका, लेकिन तस्वीर की मेज तक पहुंचने से पहले मैंने देखा कि तस्वीर कुर्सी पर बैठे बैठे किसी बेजान लाश की तरह मेज पर गिर गया। मेज की सतह से सर टकराने की शोर सुनकर होटल का हमला भी उधर दौड़ पड़ा और मैं किसी की निगाहों में आने से पहले वहां से निकल खड़ा हुआ। बहादुर का दूर दूर तक पता नहीं था। उसी असना में होटल में तस्वीर की मौत की खबर फैल गई। वो किसी सरीउल असर जहर का शिकार हुआ था, क्योंकि फौरन ही उसका जिस्म नीला पड़ना शुरू हो गया था। मुझे अंदेशा हो गया था। मैंने अफसरदा लहजे में कहा। वो खुद भी खतरा भाप चुका था, लेकिन मुखालिफिन हमारी तवक्कुत से ज्यादा तेज और चालाक साबित हुए। उसे मोहलत दिए बगैर रास्ते से हटा दिया गया। तुम किन मुखालिफिन की बात कर रहे हो? मैंने तुकीर को अपनी आंखों से देखा था। ये तो भाई के हाथों भाई की हलाकत का नाकाबिले यकीन वाकया है। तुम्हारी तो उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। उससे मिलकर मेरी बड़ी गलतफहमियां दूर हुई हैं, मैंने पुरवुज़दा लहजे में कहा। उसने यही बताया था कि तुकीर मुद्दत से ओटावा में है। उसके नाम की आड़ लेकर मेरा मेहमान बनने वाला कोई और ही था। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार तहय्युरज़दा आवाज निकल गई। मैंने चंद सानियों के लिए उन दोनों को यकजा देखा था। तस्वीर के चेहरे पर शनासाई के कोई आसार नहीं थे। शायद वो भी उस शख्स से पहली बार मिला था। एटू ने दीदा दानिस्ता हमें गलत राह पर डाला हुआ था। तस्वीर को उसके करीबी साथियों के जरिए अलाकार बनाया गया था। आज एयरपोर्ट पर मरने वाला शख्स तस्वीर का जिगरी दोस्त था, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी काम करता था। यानी एटू के बारे में अब तक हम झक्की मारते रहे। वो यक ब यक मायूस नजर आने लगा। हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने जोर देकर कहा। पर सिर्फ इतना था कि तस्वीर या तुकीर को एटू समझ रहे थे, जबकि उसकी शख्सियत अभी तक राज में है। शख्सियत भी सामने आ चुकी है। तुकीर बनकर तुमसे मिलने वाला ही एटू गए। तुम्हारे मुलाजिम ने उसकी बदली हुई आवाज सुनी थी। जागीर ने उस बात की तस्दीक की थी। वो तो सारी रात उसके साथ ड्राइवर के तौर पर रहा था। फिर उसने रात भी जागीर के घर ही में बसर की थी। कम से कम हम उसे पहचान सकते हैं, चाहे उसका असल नाम कुछ भी हो। तस्वीर की मौत की खबर बड़ी माँ को पागल कर देगी। मैं उनका ख्याल आते ही मुस्तरिब हो गया। तुकीर कैनेडा में है, उन्हें भी कोई न संभाल सकेगा और वो पिलक बिलक कर मर जाएगी। तुम्हारा बस यही एक कड़ा इम्तिहान है, उसने तशवीह अमेज लहजे में कहा। तस्वीर का कातिल तुम तक रसाई के इस मौका पर गाफिल नहीं रहेगा। तुमने बड़ी माँ का रुख किया और समझो के मारे गए। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कदर तवक्कुफ के बाद कहा। खुद किसी जाल में फंसने के बजाय अब मुझे किसी तरह उसके गिरेबान पर हाथ डालना होगा। और इस बात तुफैल की बारिक है। ये तुफैल कहाँ से आ गया? एसओ, लॉयड्स कॉटेज का सिक्योरिटी ऑफिसर। तस्वीर ने जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में लॉयड्स कॉटेज के मुलाजिमीन में तुफैल ही सबसे ज्यादा बाखबर आदमी है। और मेरे कहर से हरगिज न बच सकेगा। उसका आदमी 3 बजे मिंटो पार्क पहुंचेगा। सुल्तान शाह ने उसका जिक्र करते ही चौंक कर मुझे याद दिलाया। इस वक्त 1:15 बजने वाला है। शायद तुम्हें कुछ तैयारी भी करना होगी। मैं मुकर्रर वक्त से पहले ही वहां पहुंचना चाहता हूँ, मैंने उठते हुए कहा, ताकि वहां के हालात पर निगाह रख सके। हो सकता है कि उसके मददगार पहले से गाड़ियों में वहां जमा होना शुरू हो जाए। मैं मिंटो पार्क के पार्किंग लॉट में पहुंचा तो सुल्तान शाह मुझसे पहले एक खस्ता हाल आवारा गर्द के रूप में वहां मुंडेर पर बैठा था। वो दोपहर का वक्त था, इसलिए पार्किंग लॉट में चंद ही गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन मुझे कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आ सका। उस वक्त मैंने सिल्क का सुर्ख शनाख्ती मफलर नहीं लपेटा था, ताकि दूसरे फरीक के गुर्गे मुझे पहले से न पहचान सके। मैं चहलकदमी के अंदाज में बढ़कर ख्वांचे वालों के पास जा खड़ा हुआ और तली हुई चने की दाल लेकर उससे शुगल करने लगा। ठीक 2:45 बजे एक कार मिंटो पार्क की पार्किंग लॉट में दाखिल हुई और उसमें 3 सेहतमंद अफराद सीधे फुलाए नीचे उतराए। उनके लिबास और बुछरे से जाहिर हो रहा था कि वो पेशा और गुंडे नहीं तो बिगड़े हुए और औबाश तबीयत जरूर है। अपनी कार से उतरने के बाद वो तीनों वहीं खड़े मुतजस्सिसाना अंदाज में चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगे। साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें वहां किसी की तलाश थी। मैं दूर एक ठेले के पास खड़ा कन अखियों से उनका जायजा लेता रहा। वो अपनी कार के करीब खड़े सिगरेटें सुलगा रहे थे कि मैंने सुल्तान शाह को किसी आवारा गर्द मलंग के से अंदाज में कुछ कलामी करते हुए उनकी तरफ बढ़ते देखा
और वो बेचैन हो गया। शायद उसकी हरकत और सकनात की बिना पर सुल्तान शाह भी उनकी तरफ से शुबहात का शिकार हो गया था। वो दलेर और ज़हीन आदमी था, लेकिन मेरी दानिश में ऐसी खुली छेड़छाड़ खेल बिगाड़ने के साथ ही उसके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती थी। मुझे देखकर खुशी हुई कि उन तक पहुंचने के बाद भी सुल्तान शाह ने अपना लाताल्लुकाना अंदाज बरकरार रखते हुए उनके सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया था। निचले दर्जे के आम जराइम पेशा लोगों की तरह वो तीनों भी कुछ तोहम परस्त थे। एक मजदूब नुमा सवाली का हाथ फैला देखकर बैक वक्त तीनों के हाथ जेबों से कुछ दवाएं बरामद हुए और सुल्तान शाह की हथेली पर खाली हो गए। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना अंदाज में उनमें से एक के सर पर हाथ फेरा था और शायद कुछ कहा भी था, जो फासला ज्यादा होने के बायस में न सुन सका। न जाने उसकी कलमात में क्या तासीर थी कि वो तीनों ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और सुल्तान शाह वहीं जम गया। आसार से जाहिर हो रहा था कि वो इन चारों में कुछ दिलचस्प मुज़ाकरात शुरू हो चुकी थी। ठीक 3 बजे एक सफेद करोला उस इलाके में दाखिल हुई और रास्ते ही में रुकी। मैं वहां रिक्शे से पहुंचा था, लिहाजा पार्किंग की जवाबत से लाइल था। करोला के रुकते ही सरकारी पार्किंग फीस या जगह टक वसूल करने वाला एक लड़का उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन उसे शायद दूर ही से दुदकार दिया गया था। सफेद करोला के आते ही सुल्तान शाह के साथ उलझे हुए तीनों बदमाश चौके थे और उनकी तवज्जो अपने सामने खड़े हुए नकली मजदूब से हटकर सफेद करोला पर मरकूज हो गई थी। मैंने उस तब्दीली का अंदाजा करते ही पेशकदमी की तैयारी कर ली। करोला सूरज के सामने ऐसे जाविये से खड़ी हुई थी कि जब तक ड्राइवर नीचे न आया मैं विंड स्क्रीन के पीछे उसका चेहरा न देख सका। लेकिन उस देखते ही मेरे कदम बेख्तियार हरकत में आ गए, क्योंकि उसके सर पर नीली टोपी नजर आ रही थी। जब तक मैं उसके मुकाबले न पहुंच गया उसने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं थी, बल्कि बेचैनी के साथ गर्दोपेश में नजरें दुड़ाता रहा। लेकिन मुझे अपने सामने महसूस करते ही वो चौंक पड़ा। सुर्ख मफलर गले के बजाय मेरी जेब में है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर लहजे में कहा, हुआ करे मैं क्या करूं? उसने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा, तयशुदा बातों से इंहराफ की सूरत में वही होगा जो शुगर क्वीन चाहती है। उसमें तुम्हें कोई एतराज न होना चाहिए। मैं खुद शुगर किंग हूँ। इस वक्त तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैंने अपने लहजे में करख्ती पैदा करते हुए कहा। कोडवर्ड्स का तबादला हो चुका था, लिहाजा उसके तेवर ढीले पड़ गए। तुम्हारी अमानत ले आया। ये कहते हुए उसने झुक कर पैसेंजर सीट से एक बड़ा सा ब्राउन चरमी ब्रीफ केस उठाया जो खासा वजनी मालूम हो रहा था और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरा इरादा इस ब्रीफ केस को वसूल कर लेने का था, लेकिन इन मौका पर मुझे वो ब्रीफ केस याद आ गया जो तंजीम की तरफ से मेरे हवाले किया गया था। उस ब्रीफ केस को खोलने में जरा भी गलती की जाती तो कुफल के मैकेनिज्म से मुंसलिक ताकतवर बारूदी जखीरा इतनी कुव्वत से पड़ता कि ब्रीफ केस तो दरकिनार कुर्बो जवार वालों की चीथड़े मिलने भी मुहाल हो जाते। तहवील में लेने से पहले शायद रकम तो गिनना दुश्वार होगी, मगर मैं गड़ियां जरूर गिनना चाहूंगा। मैंने उस वजनी ब्रीफ केस को हाथ लगाए बगैर कहा, यह मेरे दायरेकार से बाहर है। उस उकड़पन का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि इसमें रकम है या गत्ते के टुकड़े भरे हुए हैं। मुझे हुक्म मिला था कि यह ब्रीफ केस लाल मफरल वाले को पहुंचा दूं, उससे आगे मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ब्रीफ केस किस तरह खुलेगा? बिल्कुल ट्रस्टरों की तरह है, बिल्कुल आम से अंदाज में। दोनों तरफ के क्लिप गिराकर 212 मिलाओगे तो कुफल खुल जाएगा। ये काम तुम्ही को सर अंजाम देना होगा। मैंने सर लहजे में कहा, मैं इसका मजाज नहीं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, कोड्सवर्ड्स के तबादले के बाद मैं इस ब्रीफ केस का मालिक हूँ। मैं तुम्हें मजाज करार देता हूँ। मेरे लहजे में काट पैदा होगी। मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूँ। वो मेरे लहजे का असर लिए बगैर बोला, मेरा वक्त बर्बाद न करो। ब्रीफ केस लेना है तो लो, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे कुछ आम काम भी निपटाने हैं। इस वक्त तक मेरा हाथ अपनी जेब में रेंग चुका था। मेरी जेब में एक अदद भरा हुआ पिस्तौल है जिसका सेफ्टी केज हटा हुआ है। मेरी उंगली ट्रैगर पर है और नाल तुम्हारी तरफ। अब तुम किस काम को अहम ख्याल करते हो? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। इसरारी तौर पर उसकी निगाहें उधर उठ गई जिधर सुल्तान शाह 3 गुंडों के साथ मौजूद था। इस वक्त तो तुम्हारा ही काम अहम नजर आ रहा है। गाड़ी में आ जाओ, ये ब्रीफ केस हम किसी महफूज मकाम पर खोलेंगे। वो बोला।